Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and we are continuing MCQ lecture series for court related awareness or job related awareness for the post of Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant. This is our part 6th of lecture series for MCQs, and in this lecture we will be completing approximately 20 questions, and after this I will be bringing, I think, last or second last, be it last lecture for this series. And I am eagerly announcing that I will be starting current affairs, monthly current affairs, कल से या परसों से आई विल बी स्टार्टिंग, और उसमें मैं आपको इंटरनेशनल, नेशनल और पर्टिकुलरली फिर जम्मू कश्मीर की करंट अफेयर्स भी कराऊंगा. जम्मू कश्मीर का थोड़ा थोड़ा ही है साथ में, चलो वो चलता चलेगा. बाकी नेशनल इंटरनेशनल में आपको कराता जाऊंगा, और उसके अलावा मैं लास्ट में एक मैराथन लेके आऊँगा जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स का. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हु इनिशिएट्स अ लीगल एक्शन और क्लेम अगेंस्ट अनदर पार्टी कॉल्ड द डिफेंडेंट. जब भी कोई केस होता है कोर्ट के अंदर, जब भी कोई केस होता है कोर्ट के अंदर, तो दूसरी पार्टी के ऊपर क्लेम कौन करता है, यानी कि हम कह सकते हैं डिफेंडेंट के ऊपर क्लेम कौन करता है. कौन सा बंदा होता है जो डिफेंडेंट के ऊपर क्लेम करता है. चार ऑप्शन है हमारे पास. अक्यूज्ड, प्लेंटिफ, रिस्पोंडेंट या डिक्री होल्डर. कौन करता है जी लीगल एक्शन या क्लेम डिफेंडेंट के खिलाफ? तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेंटिफ. एक्यूज्ड कौन होता है? एक्यूज्ड वो होता है जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज हो, क्रिमिनल केस हो. रिस्पोंडेंट कौन होता है? रिस्पोंडेंट होता है जो पिटीशन जिसके खिलाफ पिटीशन की जाती है ना, जिसके खिलाफ पिटीशन दायर की जाती है. और डिक्री होल्डर कौन होता है? डिक्री होल्डर होता है जिसके हक में कोई फैसला आया हो, उसको डिक्री होल्डर कहते हैं, उसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं. दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, हु रिसीव्स अ डिक्री और एन ऑर्डर दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन देयर फेवर. किसको मिलती है डिक्री, या फिर जिसके हक में जज का फैसला आता है, कोर्ट का फैसला आता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं. यहां पर कहता है कि डिक्री जिसके हक में आती है, या फिर डिक्री जिसने एग्जीक्यूट करनी होती है, डिक्री जिसके फेवर में एग्जीक्यूट होनी होती है, जिसके हक में फैसला आया होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिक्री होल्डर कहते हैं, रिस्पोंडेंट कहते हैं, जजमेंट डेटर कहते हैं, या फिर एग्जीक्यूटर कहते हैं. इसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं. क्या कहते हैं? डिक्री होल्डर कहते हैं. देखिए, जो रिस्पोंडेंट होता है ना, रिस्पोंडेंट मैंने भी आपको बताया जिसके खिलाफ हम पिटीशन करते हैं. जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके खिलाफ डिक्री या ऑर्डर या कोई और फैसला आता है, जिसके खिलाफ फैसला आता है उसको हम जजमेंट डेटर कहते हैं. और एग्जीक्यूटर कौन होता है? जो एग्जीक्यूट करता है डिक्री को. तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा? डिक्री होल्डर. डैश इज अ पर्सन और कंपनी अगेंस्ट whom डिक्री और एन ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड. डैश इज अ पर्सन और कंपनी अगेंस्ट whom डिक्री और एन ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड. कौन है वो? बंदा भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, जिसके खिलाफ आप डिक्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हो, जिसके खिलाफ कोई फैसला आता है, उसको हम क्या कहते हैं? जिसके खिलाफ कोई अदालत का फैसला आता है उसे हम क्या कहते हैं? डिक्री होल्डर. मैंने अभी आपको बता दिया, रिस्पोंडेंट भी बता दिया, जजमेंट डेटर भी बता दिया, और एग्जीक्यूटर भी बता दिया. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जजमेंट डेटर. इसका आंसर क्या आ जाएगा? जजमेंट डेटर आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है जी. ए फॉरेन कोर्ट किस कोर्ट को कहा जाता है? लोकेटेड इन इंडिया दैट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. लोकेटेड इन इंडिया दैट इज एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया दैट इज एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया दैट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन सी होती है जी? हिंदुस्तान में मौजूद और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश नहीं की है. हिंदुस्तान में मौजूद है लेकिन मेंटेन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। हिंदुस्तान के अंदर मौजूद नहीं है
लेकिन मेंटेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। हिंदुस्तान के अंदर ना मौजूद है, ना हिंदुस्तान ने मेंटेन की है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? फोर्थ। ना हिंदुस्तान ने उसको मेंटेन किया है, ना वो इंडिया के अंदर है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फुल्ली फॉरेन कोर्ट कह देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फुल्ली फॉरेन कोर्ट कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, डैश इज द पावर ऑफ अ कोर्ट टू हियर केसेस बेस्ड ऑन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द केस और सूट। मॉनेटरी क्या हो गया? पैसा। ठीक है जी। पैसे के लिहाज से जो पावर होती है कोर्ट के पास कोई केस सुनने की, पावर जो होती है कोर्ट के पास कोई केस सुनने की, पैसे के लिहाज से मॉनेटरी, जो हम फाइनेंशियल मैटर्स कह सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स जो है कोर्ट के पास कोई केस सुनने के, तो वो किस पावर के अंदर उन केसेस को सुनता है? कोर्ट किस पावर के अंदर उन केसेस को सुनता है? पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मेजने प्रॉफिट जुरिस्डिक्शन, बोथ 1 और 2। इसका आंसर आ जाएगा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। क्यों? क्योंकि पेक्यूनरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मनी, है ना, फाइनेंशियल मैटर्स। मेजने प्रॉफिट क्या होता है? इस पे क्वेश्चन आगे इसलिए नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। जुरिस्डिक्शन, सिंपल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन तो है ही है, लेकिन पर्टिकुलरली मोस्ट परफेक्ट आंसर इसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इसलिए आएगा क्योंकि ये पैसे के रिलेटेड हमें बात करता है। ठीक है जी। द सम ऑफ द मनी पेड टू अ पर्सन हु हैज द राइट टू इमीडिएट ऑक्यूपेशन of land by someone who is in possession of land without permission is called। एक ऐसा पैसा जो किसी इंसान को पे किया जाता है तब जब उसकी जमीन वो रिस्टोर करता है। मान लीजिए एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। ए के पास बी की जमीन पड़ी है 10 कनाल और 20 साल से इसी के पास पड़ी है। 20 साल से ये जमीन किसके पास पड़ी है? ए के पास पड़ी है। ठीक है जी। और ये जमीन है किसकी? बेसिकली बी की जमीन है। ठीक है। अब जब बी ने ये जमीन क्लेम की और ये बी को जब ये जमीन मिली तो बी क्या करेगा? 20 साल का किराया जो है वो किससे लेगा? ए से लेगा। 20 साल जमीन का किराया ए से लेगा। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? पेक्यूनरी प्रॉफिट कहते हैं, फिस्कल प्रॉफिट कहते हैं, मेजने प्रॉफिट कहते हैं, या बोथ 2 और 3 कहते हैं? बताइए जी। पेक्यूनरी क्या आ गया? पैसे वाला प्रॉफिट। फिस्कल क्या आ गया? इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों को पता होगा, यहां पे नहीं समझाऊंगा, लंबा कंसेप्ट हो जाएगा। मेजने प्रॉफिट क्या होता है? यही वाला प्रॉफिट होता है मेजने प्रॉफिट। इसको हम क्या कहते हैं? मेजने प्रॉफिट कहते हैं, मेजने प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है जी। इसको हम मेजने प्रॉफिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एंटिटी अंडर लीगल अथॉरिटी पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू देयर प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इज नोन एज। एक पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर कोई काम करता है या फिर उसके पास मतलब किसी दूसरे इंसान को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है जी। और ये किस केस में? पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट के केस में। मान लीजिए मैंने, वकील को छोड़ दीजिए, यहां वकील की बात नहीं है, वकील के अलावा आपका इंटरेस्ट किसी और में वेस्ट किया गया। मतलब आपने पावर ऑफ अटॉर्नी लिख कर दे दी किसी को लिख कर दे दिया कि ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में या कहीं भी। ठीक है। या फिर मतलब आपके बिहाफ पर कोई और बंदा है, मतलब अगर आप नहीं मिलते किसी जगह पर तो दूसरा बंदा मिलेगा, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जजमेंट डेटर कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, या सीनियर गार्डियन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह देते हैं, उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ठीक है जी। विच अमंग द लैटिन फ्रेज मीन्स अंडर जजमेंट और अंडर अ जज। कौन सी लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है अंडर जजमेंट और अंडर अ जज? रेमेडी, रेस जुडिकाटा, मिजने प्रॉफिट और रेस सब जुडिस। इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेस सब जुडिस। मिजने प्रॉफिट मैं बता चुका हूं। रेमेडी क्या होता है? रेमेडी होता है किसी भी नुकसान की भरपाई। किसी भी नुकसान की भरपाई को हम क्या कहते हैं? किसी भी नुकसान की भरपाई को हम क्या कहते हैं? रेमेडी कहते हैं। मान लीजिए किसी की टांग टूट गई और आपने उसको पट्टी कर दी, उसको फर्स्ट एड दे दिया, तो वो फर्स्ट एड या पट्टी क्या है? वो रेमेडी है। ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं? रेमेडी कहते हैं। रेस जुडिकाटा क्या है? इस पे आगे क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो आगे बताऊंगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेस सब जुडिस आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रेस जुडिकाटा इज ए लैटिन फ्रेज दैट मीन्स। रेस जुडिकाटा is a Latin phrase that means, res judicata का मतलब क्या होता है? A thing that is not adjudged, a thing that is to be adjudged, a thing that is never ought to be adjudged, a thing that is adjudged। मतलब कोई ऐसी चीज जिसका फैसला होना है
या फिर फैसला नहीं हुआ है, कोई ऐसी चीज जिसका फैसला होना है, कोई ऐसी चीज जिसका फैसला कभी नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीज जिसका फैसला हो गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कोई ऐसी चीज जिसका फैसला हो चुका है। अ थिंग एडजस्ड को हम क्या कहते हैं? रेस जुडिकाटा कहते हैं। क्वेश्चन 10 आ जाता है, डैश इज ए पीरियड ऑफ टाइम अवे फ्रॉम वर्क फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप काम से दूर रहते हैं, ठीक है जी, कोर्ट के काम से दूर है। मान लीजिए आप मुलाजिम हैं कोर्ट के अंदर और आपको एक स्पेशल परमिशन मिली है, ठीक है जी, मैंने आंसर ही बता दिया एक हिसाब से। तो आपको एक स्पेशल परमिशन मिली है, तो उस परमिशन, मान लीजिए उस परमिशन के अंडर आप उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं? अपने काम से दूर रहते हैं कोर्ट के अंदर। तो उस स्पेशल परमिशन को या उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? एडमिटेड लीव कहते हैं, परमानेंट लीव कहते हैं, प्रॉक्सी लीव कहते हैं या स्पेशल लीव कहते हैं। इसको हम कह देते हैं स्पेशल लीव, ठीक है जी, इसको हम स्पेशल लीव कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। क्वेश्चन 11 आ जाता है, द प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग अ कोर्ट्स जजमेंट और ऑर्डर बाय रिक्वायरिंग जजमेंट डेटर टू फॉलो द डिक्रीज डायरेक्टिव इज कॉल्ड। किसी भी कोर्ट की जजमेंट को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है जी, किसी भी कोर्ट की जजमेंट या ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, किसी भी कोर्ट या किसी भी कोर्ट की जजमेंट या ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एफरे ऑफ डिक्री, कॉरस्पोंडेंस ऑफ डिक्री और स्टॉकिंग ऑफ डिक्री। मतलब स्टॉकिंग ऑफ डिक्री का मतलब क्या हो गया? डिक्री के पीछे भागना। एफरे ये तो चलता ही नहीं, इसका आंसर यही आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है जी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द लीगल प्रोसीजर दैट अलाउज अ कोर्ट टू सेंड अ डिक्री टू अनदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन। एक ऐसा लीगल प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, एक ऐसा लीगल प्रोसीजर जिसमें कोर्ट जो है दूसरे कोर्ट की तरफ डिक्री या ऑर्डर भेजता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। एक ऐसा लीगल प्रोसीजर, उस लीगल प्रोसीजर का नाम बताना है, ठीक है जी। एक ऐसा लीगल प्रोसीजर जिसमें कोर्ट जो है दूसरे कोर्ट को कोई ऑर्डर या डिक्री भेजता है एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है जी। उस लीगल प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? सबमिटिंग ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, ऑर्डरिंग ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन और स्टनिंग ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द रिटन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू अनदर कोर्ट टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर इज कॉल्ड। एक ऐसा रिटन ऑर्डर जिसमें एक ऐसा रिटन ऑर्डर जिसमें कोर्ट जो है दूसरे कोर्ट को क्या करता है? ऑर्डर इशू करता है ताकि किसी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को क्या किया जाए? अटैच किया जाए। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था क्या होता है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा है। कितने का कर्जा है जी? 20 लाख रुपए का कर्जा है, ठीक है। और आपके पास एक घर है जिसमें 3 रूम है, 3 रूम है उस घर के। तो उस घर की कीमत मान लीजिए 60 लाख रुपए, तो एक रूम की कीमत कितनी होगी? 20 लाख। तो अगर आप ये कर्जा नहीं चुका रहे या आप कोर्ट में ये कह रहे हैं, मतलब पहले तो कोर्ट से भाग रहे थे, ठीक है, यहाँ कोर्ट ने किसी ने कोर्ट में केस कर दिया आपको कि भाई आप 20 लाख रुपए दे दो, लेकिन आपने नहीं दिए, आप भाग गए कोर्ट से, लेकिन आपका घर तो वही है। तो कोर्ट क्या करेगी? उस 3 में से एक रूम को ताला लगा देगी, मतलब वो 20 लाख रुपए वाला जो रूम है उसको अटैच कर देगी, ठीक है। या फिर 20 लाख की आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर देगी किसके साथ? अपने बिजनेस के साथ, मतलब उसको सीज कर लेगी एक हिसाब से, ठीक है जी। और अगर फिर आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा 6 महीने का, 6 महीने के अंदर 20 लाख जमा कराओ, नहीं तो 6 महीने के बाद ये रूम बेचकर फलां बंदे को 20 लाख रुपया दे दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जहां पर एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को ऑर्डर इशू करता है कि आप क्या कीजिए, फलानी प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर दीजिए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंपनसेशन कहते हैं, एग्जेम्पशन कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं या प्रिसेप्ट्स कहते हैं। इसको हम क्या देते हैं? प्रिसेप्ट कह देते हैं, ठीक है जी, प्रिसेप्ट्स कहते हैं इसको। उसके बाद आ जाता है डैश इन लॉ इज ए फ्रीडम और इम्यूनिटी और एक्सेप्शन फ्रॉम ए ड्यूटी, लायबिलिटी और रिक्वायरमेंट। लॉ में हम उस फ्रीडम, इम्यूनिटी मतलब जिसमें आपको थोड़ी स्पेस मिलती है, उस फ्रीडम को या इम्यूनिटी को या एक्सेप्शन को क्या कहते हैं जो आपको अपनी ड्यूटी से या फिर आपकी जिम्मेदारी से दूर रखता है? मतलब एक आपको
हम ये कह सकते हैं एक तरीके की आपके ऊपर मर्सी, ठीक है, एक तरीके की मर्सी, जिस मर्सी के अंडर आप अपनी ड्यूटी को छोड़ सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ सकते हैं, उसको हम कंपनसेशन कहते हैं, एग्जेम्पशन कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं, प्रिसेप्ट कहते हैं। प्रिसेप्ट तो बात होगी, पार्टीशन होता है बंटवारा करना, कंपनसेशन होता है किसी भी नुकसान की भरपाई करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन, ठीक है जी। इसका आंसर क्या आएगा? एग्जेम्पशन। क्वेश्चन 15 आ जाता है, द लीगल प्रोसेस वेयर कोर्ट सीजेस प्रॉपर्टी आउंड बाय ए डेटर टू बेनिफिट ए क्रेडिटर इज कॉल्ड। एक ऐसा लीगल प्रोसेस जिसमें कोर्ट प्रॉपर्टी सीज करता है और वो प्रॉपर्टी किसके पास होती है? डेप्टर के पास, ठीक है जी, वो डेप्टर के पास होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सीज की जाती है क्रेडिटर के बेनिफिट के लिए, क्रेडिटर के बेनिफिट के लिए। एक ऐसा लीगल प्रोसेस जिसमें डेटर की प्रॉपर्टी क्रेडिटर के बेनिफिट के लिए सीज की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, उसको हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, ट्रेसपास ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, डिसबर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, हैंडिंग ओवर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोर्ट जो है डेटर की प्रॉपर्टी, मतलब कर्जदार की प्रॉपर्टी को सीज करता है, ठीक है जी, और वो किसको दे, वो किसके बेनिफिट के लिए सीज करता है? क्रेडिटर के लिए, जो मतलब जिसके अगेंस्ट कर्ज चुकाना होता है डेटर को, ठीक है। डैश इज ए फॉर्मल नोटिस टू अ कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर दैट ए प्रोसीडिंग शुड बी सस्पेंडेड अंटिल ए पार्टी कैन बी हियर्ड। द प्रोसेस ऑफ कैविएट is to give the party time to get legal advice. The process of, यहाँ पे डैश होना चाहिए था, आंसर यहीं पे आपका, इसका आंसर कैविएट ही है। चलो क्वेश्चन में एरर है लेकिन कंसेप्ट समझ लो। एक ऐसा फॉर्मल नोटिस जिसमें जो कोर्ट को दिया जाता है और उसमें यह लिखा जाता है कि जब तक आप किसी एक पार्टी को नहीं सुनोगे तब तक अगर उस प्रॉपर्टी या उस चीज के रिलेटेड कोई केस आएगा तो उसको नहीं सुना जाना चाहिए। देखिए एग्जांपल देता हूं, जैसे ए है और बी है। ए ने कैविएट कर दी, मान लीजिए एक लैंड है उसका नाम एक्स है, ठीक है जी, एक लैंड है, कोई जमीन है जिसका नाम एक्स है और उस पर ए ने कैविएट कर दी। अब बी उठा, बी ने इसी एक्स के रिलेटेड कोई केस कर दिया, कहा कि एक्स में जो 30% पार्ट है वो मेरा है, ए ने ऐसे क्लेम किया हुआ है। तो जब ए ने कैविएट किया तो कोर्ट क्या करेगा? ए को बी, जब बी केस करेगा तो उसके ऊपर मतलब एक्स वाली जमीन जो है उसके ऊपर स्टे देने से पहले या फिर उसको मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस करने से पहले, ठीक है, तो एक्स किसको नोटिस भेजेगा? ए को भेजेगा कि आओ भैया अब आप भी अपनी बात रखो, ठीक है। जब आप भी अपनी बात रखोगे फिर मैं बी की बात भी कंसिडर करूंगा, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैविएट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कैविएट कहते हैं। मैंने समझाया हुआ है लेक्चर नंबर 12 और 13 में, 13 में मेरे अंदाजे से, उसमें देख लीजिए, यहाँ 12 में है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज अ सूट इन विच द रियल डिस्प्यूट इज बिटवीन द डिफेंडेंट ओनली एंड द डिफेंडेंट इंटरप्लीड अगेंस्ट ईच अदर इंस्टेड ऑफ प्लीडिंग अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन एन ऑर्डिनरी सूट। इसमें भी लगभग आंसर यहीं पर है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। एक ऐसा सूट, मान लीजिए एक प्लेंटिफ है, इसने प्लेंटिफ है, इसने एक प्लेंट डाली, किस किस के खिलाफ? बी के खिलाफ डाली, सी के खिलाफ डाली, डी के खिलाफ डाली, मतलब बी, सी और डी के खिलाफ इसने केस डाला और कहा कि इन तीनों से मिलकर मैंने 90 लाख रुपए लेने हैं। अब डी ये कहता है कि मैंने इसके सिर्फ 10 लाख देने और सी कहता है मैंने भी 10 लाख देने, बाकी 70 लाख जो है बी ने देने। तो डी और सी या डी दोनों में से कोई एक या दोनों मिलकर बी पे केस कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपस में इनके केस लग गए डिफेंडेंट्स के, यहाँ डिफेंडेंट नंबर 1 है, डिफेंडेंट नंबर 2 है, डिफेंडेंट नंबर 3 है, यहाँ प्लेंटिफ एक ही है, ठीक है जी। अब ये जो डिफेंडेंट्स हैं, अब ये डिफेंडेंट्स जो एक दूसरे के खिलाफ केस कर रहे हैं, ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे? जो डिफेंडेंट्स एक दूसरे के खिलाफ केस कर रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इंटर सूट कहेंगे, प्लीडर सूट कहेंगे, इंटरप्लीडर सूट कहेंगे, या फिर प्रॉक्सी इंटरप्लीडर सूट कहेंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या? इंटरप्लीडर सूट। इसको हम इंटरप्लीडर सूट कहते हैं, ठीक है जी। लैटिन टर्म दैट रेफर्स टू द लीगल राइट टू ब्रिंग अ लॉ सूट और लीगल एक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसी टर्म, लैटिन टर्म है जो रेफर करती है, जो ये बताती है कि हमारा कहीं पर
लीगल राइट है और उस लीगल राइट के बेसिस पर हम किसी के खिलाफ लीगल एक्शन कर सकते हैं या फिर लॉ सूट कर सकते हैं, मतलब केस कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी लैटिन टर्म जो ये बताती है कि हमारा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट है, कोई लीगल इंटरेस्ट है और हम उस लीगल इंटरेस्ट की बेसिस पर लॉ सूट या लीगल एक्शन कर सकते हैं किसी बंदे के खिलाफ, उसको हम क्या कहते हैं? डिफेमेशन कहते हैं, लोकस स्टैंडाई कहते हैं, रिव्यू कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा लोकस स्टैंडाई, इसको हम लोकस स्टैंडाई कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज अ प्रोसेस वेयर अ सबऑर्डिनेट कोर्ट आस्क्स द हाई कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन और लीगल मैटर। ऐसा प्रोसेस जिसमें लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है हायर कोर्ट को वो क्या करता है? हायर कोर्ट से ओपिनियन मांगता है किसी लीगल मैटर में। ओपिनियन मतलब कोई राय मांगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा रेफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं। ठीक है जी। The process that allows a court to revisit its own judgment, to correct errors or mistakes or to prevent miscarriage of justice is known as। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोर्ट जो है अपनी जजमेंट को रिविजिट करता है, और वो इसलिए मतलब रिविजिट इन द सेंस कि मतलब अपनी दी हुई जजमेंट को दोबारा से देखता है। मान लीजिए आप कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी और आपने रिव्यू पिटीशन लगा दी उस पर, आंसर भी इसका रिव्यू ही है। ठीक है जी। आपने रिव्यू पिटीशन लगा दी तो कोर्ट क्या करेगा? अपनी उस जजमेंट को वापस से देखेगा कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं होगी या फिर इस जजमेंट की वजह से जो जस्टिस है वो कहीं प्रिवेल ना हो पाए या मिसकैरेज हो जाए जस्टिस का। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिव्यू करना कहते हैं। कोर्ट क्या करता है? इसमें रिव्यू करता है। तो इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है जी। टेलीग्राम जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, लास्ट पे स्क्रॉल करना ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लास्ट पे लिंक पड़ा हुआ टेलीग्राम का, तो वहाँ पर आपको इसकी मिल जाएगी PDF। अब इसके बाद मुझे लगता है कि एक और लेक्चर लाऊंगा तो ये MCQ सीरीज़ ख़त्म, और करंट अफेयर्स में मंथली करंट अफेयर्स लाऊंगा, और 1 से 1 घंटे की क्लास होगी लगभग। उसमें मैं फर्स्ट जो होगी मेरी क्लास, उसमें अक्टूबर के मैं करंट अफेयर्स ख़त्म करा दूंगा। ठीक है जी। अक्टूबर के, जिसमें हम इंटरनेशनल, नेशनल और जम्मू एंड कश्मीर के पर्टिकुलरली, वो मैं सोच रहा था कि जम्मू कश्मीर के मैं अलग से एक मैराथन ले आऊँ, 1-आध घंटे का आएगा, आधे घंटे 40 मिनट का, उसमें वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का इतना मटेरियल भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जैसे कांस्टेबल वाले हैं उनके लिए काम आ जाएगा। तो देखूंगा मैं, अगर हो सका बीच में कहीं वो मैराथन अलग से लाऊंगा जम्मू कश्मीर करंट अफेयर का। बाकी दूसरे या तीसरे दिन में करंट अफेयर आपको देता जाऊंगा मंथली, अक्टूबर से लेकर, मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 2024 के। ठीक है। सो यहाँ करते हैं क्लास ख़त्म। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।